आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना है। एक तो इस वीडियो को सीरियस लें, मजाक में ना लें। सबसे पहली चीज़ तो ये है, हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए बनाते हैं, जागरूक करने के लिए बनाते हैं। एक तो एक रूल कर दिया है कुछ बैंकों ने, जिसके अंदर ये रूल कराया है कि एक दिन में आप मात्र 15,000 रुपये निकाल सकते हो। यानी कि सोचने समझने की बात यह है, आप मान कर चलो आपके बैंक में लगभग 50 लाख रुपए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के अंदर 15,000 रुपये करके 4.5 लाख रुपए निकाल सकते हो। दूसरी बात यह है, लगभग 800 टन के करीब सोना आम जनता के पास है। जो 800 टन सोना है हमारी माताओं बहनों के पास, वो कुछ सोना ऐसा है जो गिरवी रखा हुआ है बैंकों में। मेरी आप सबसे विनती है, अपनी हर चीज़ पे काबू और कंट्रोल रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पता नहीं लगेगा कब आपकी कौन सी चीज़ कभी सरकार को बिना बताए दान हो जाए। मंदिरों के अंदर इस वक्त लगभग 4,000 टन सोना है, और जो 4,000 टन सोना है, उस सोने पर मेरा मानना ये है इस वक्त सरकार की नज़र है। वो जो सोना है क्या पता कब देश हित में चला जाए, क्योंकि मंदिर का चढ़ा हुआ दान है, दान का सोना है। देश के काम नहीं आएगा तो काम किसके आएगा। जितने भी मेरे साथी जो एफडी करा रहे हैं, बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, कृपया करके सचेत रहें। अपने पैसे को कैसे काबू किया जा सकता है वो आप लोगों को पता है। और मैं एक बात सरकार को कहना चाहता हूं, जितने भी भारत के नेता मंत्री, उन सभी को कहना चाहता हूं, भाई देश हित को अब इस टाइम पे देशभक्ति का अगर प्रमाण देना है, जितने भी एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हैं, उन सब से मेरी एक गुजारिश है, पहल अपने से करो। जब देश पे अगर कोई आपदा आ रही है, 1 साल तक के लिए जितने भी हमारे नेता मंत्री हैं, सब अपनी 1 साल की तनख्वाह सरकार के राहत कोष में दान करें। सरकार से कोई भी बेनिफिट ना लें। सरकार को अपनी जितनी जो भी आप लोगों की, चाहे वो तनख्वाह हो या पेंशन हो, वो सब की सब इस टाइम पर अगर देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, आर्थिक संकट में है, तो देश हित के लिए दान करें। शुरुआत अपने घर से करें, बाद में जनता की तरफ लखाएं। ये मेरी एक गुजारिश है। दूसरी बात, गामा की जो जमीन है, जिन जमीना में सीएम साहब ने ये बोला है, हमारे सैनी साहब ने, हरियाणा के अंदर 60 दिन के अंदर जितनी भी जमीनों पर कब्जे हैं, उन सभी जमीनों को बहाल किया जाएगा, सभी जमीनों को छुटवा लिया जाएगा। सभी गांवों के अंदर जेसीबी चलेगी, रोलर चलेंगे, और जनता खुश भी हो रही है। ये कह रही है सीएम साहब बहुत अच्छा फैसला। हालांकि 2024 में जब मैंने विधायक का जो चुनाव लड़ा विधानसभा गोहाना का, उस टाइम पर मैंने भाषण में कहा था कि अगला नंबर आपकी जमीना का है, उन जमीना का है जिन जमीना में चौपाल बन रही हैं, जोड़ बन रहे हैं। मेरी बात ने मजाक मानने दे, बोला छोकारा पागल हो रहा, कैसे कैसे भाषण देने लग रहा, की है वे बातें अब हकीकत होने लग रही है। मेरे भाषण निकाल के देख लेना 2024 के चुनाव के, उनमें मैंने ये बातें बोल रखी हैं। और बहुत सारे जो पढ़ा लिखा वर्ग वो खुश हो रहा है। सरकारी जमीना पर कब्जे कर रहे थे, सरकारी जमीना के कब्जे छुटने चाहिए, बहाल होने चाहिए। पहले तो अपनी आंखें खोलो। आंखें खोल के सबसे पहले ये देखो, जो गांव के अंदर जमीन है, वो जमीन सरकार की नहीं है। उस जमीन को आप लोगों को बता देता हूं, वो कोई कमाई का जरिया नहीं है कि सरकार उनको अपने अंडर में लेके किसी कंपनी को, किसी फर्म को दे देगी। हर गांव से बड़े बड़े अंबानी अडानियों को जोड़ दिया जाएगा। आप लोगों को बता देता हूं, गांव के अंदर जो जमीन है वो हमारे पूर्वजों की अमानत है। उसकी सच क्या है, वो है पंचायत की सामलात जमीन, किसी सरकार ने दान दी और जमीन नहीं है वो। जो हमारे पूर्वज थे, जब जिस टाइम पे चकबंदी हुई, चकबंदी के वक्त में हमारे पूर्वजों ने थोड़ी थोड़ी जमीन छोड़ के वो साझली जमीन दान दी थी गांव को। इसलिए दी थी कि इनमें तालाब बन जाएंगे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गौशालाएं, ये चीजें बन जाएंगी। उन जमीनों पे संपूर्ण रूप से गांव का हक है। अब गांव के गरीब 5, 10, 20 अगर उनमें मकान बना लेते हैं या बनाए हुए हैं, या उनके बड़े बुजुर्गों ने वहां मकान बना दिया,
तो उस पे सरकार का हक नहीं है, उस पे गांव का हक है। आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को गुमराह ना करें। दूसरी चीज ये है, जितने जो भी मेरे साथी सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों को देखते हैं, उनको लगता है कि खतरा नहीं है भाई, जमीन खाली कराऊं, कब्जे तो छटवाऊं, अच्छी बात है। पहले तो तुम्हारे कब्जे छटवाए जाएंगे, कब्जे छटवाने के बाद आप लोगों को बता देता हूं, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ये जमीन लीज पे दे दी जाएगी। लीज पे जब ये जमीन दे दी जाएगी तो इन पे अंबानी अडानी जैसी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। वे गांव के अंदर हो सकता है आपकी जो चौपाल है, उस चौपाल के अंदर आपको रिलायंस का अच्छा शोरूम मिले, मॉल मिले, स्कूल के अंदर, तालाब के अंदर, उन जगह पे आपके घूमने लायक भी जगह नहीं रहेगी। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है भाई, आप इन जमीनों को कृपया करके सरकार के अधीन न जाने दें। ये जमीनें आप लोगों की हैं। जहां जिस गांव में भी सरकार जाकर तोड़ फोड़ करती है, सरकार का तोड़ फोड़ करने का कार्य नहीं है। पहले आप कोर्ट से मुकदमा लड़े अपनी गांव की जमीन के लिए, उस जमीन के ऊपर स्टे लें, स्टे लेने के बाद वहां रोलर नहीं चलेगा, जेसीबी नहीं चलेगी। जैसे ही आप स्टे लेते हो, स्टे लेने के बाद पढ़े लिखे गांव के जो 5-10 भाई हैं वे मुकदमा लड़े, मुकदमा लड़कर 100% आप उस जमीन को जीत जाओगे। वह जमीन गांव के अंडर रहेगी, गांव के अधीन रहेगी। क्यों बेचारे गरीबा न तड़वान लाग रहे हो? गांव के 15, 20, 30, 50 मकान गरीब बागे हैं उन जमीन पे, लेकिन वे गरीब हैं, वे ज्यादातर दलित परिवार के अंदर से आते हैं, जिनके पास रहने के लिए 50 गज का कुर्डी का खड्डा तक नहीं है। अगर वे उस जमीन में रह रहे हैं और उस जमीन में रहने के लिए गांव वाला ने कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो सरकार को क्या दिक्कत परेशानी है? कुछ मेरे साथी राजी हो रहे हैं जो जागरूक नहीं है, जो कहने लग रहे हैं अच्छा हो या कब्जा तो बाल करा हुए हैं। भाई साहब, कब्जा बाल नहीं कराते, उस जमीन को छीनेंगे आप लोगों से। आप अगर इन चीजों पे नहीं बोलोगे, अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, तो इन चीजों पे ध्यान कौन देगा? जिस गरीब के घर में ताला लग गया है ना, और जिसका ढूंढ पड़ा है, असली दुख न तो वो जाना है। उसके नीचे धरती ऊपर आसमान दिखा, इतनी गर्मी में कड़ा तो उनका घर कौन बारहेगा? कड़ा उनके बालक रहेंगे। गरीब मजदूर ना आज के टाइम पर 500 से 600 रुपए दिहाड़ी मिल रहे है, उस दिहाड़ी तो गुजारा करके वो अपने बच्चों का पेट पाला है। सोच के देखो कहां से ढूंढ खड़ा कर देगा वो। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर हरियाणा के तमाम गांवों से विनती है, पूर्ण रूप से विरोध करो भाई। जिस गांव के अंदर भी ऐसे हालात होते हैं या मकान तोड़े जाते हैं, पूर्ण रूप से उसी टाइम विरोध करो। और मैं तो ये कह रहा हूं, संपूर्ण हरियाणा को पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए, क्योंकि 60 दिन का टाइम दिया है। 60 दिन के अंदर अंदर हर गांव के अंदर जेसीबी जाएगी, हर गांव के अंदर कब्जे छटवाए जाओगे। कब्जे छटवाना मान लिया बुरी बात नहीं है, लेकिन सरकार की जमीन नहीं है, वो सरकार उसको अपने अंडर लेना चाह रही है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? वो हमारे पूर्वजों की दान दी हुई जमीन है, जिस जमीन पर पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ गांव का अधिकार है। और जब गांव का अधिकार है, वह गांव की साजली जमीन है ताकि गांव के काम आ सके। इब गांव के जो ऐसे आदमी हैं जो गरीब हैं बेचारे, वे उड़ रह ले हैं, गांव ने दिक्कत नहीं तो सरकार ने क्या दिक्कत है? दूसरी चीज, मेन चीज, एक बात सोच के देखो, जब गांव की जमीन गांव की मजबूरी के लिए छोड़ रखी है, गांव में कोई ब्याह शादी हो, इसी जगह पर टेंट लग जा रहा है, मंदिर बन जा रहा है, गुरुद्वारा बन जा रहा है, गौशाला बन जा रहा है, गांव वाला ने दिक्कत नहीं है, तो भाई सरकार क्यों दिक्कत ले रही है? मेन चीज ये है, आप लोग हम लोग बुज़दिल हो गए हैं, आवाज उठाने से डर लगने लग गया है। आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती है, जो शब्द हमने बोले इन चीजों पे विचार करें। आने वाले वक्त में ये शब्द आप लोगों को काफी परेशान करेंगे। सभी मजबूत रहें और सभी एकजुट रहें, क्योंकि इस टाइम पे एकजुटता की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री साहब है, जो ये कहा करता मेरे को 6 महीने दे दो, मेरे को 5 साल दे दो, मेरे को 1 साल दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं गरीबी भगा दूंगा, वही इंसान आज के टाइम ये कहने लग रहा है, 14 से 26 साल या 12 साल के बाद भी ये कहने लग रहा है, आपदा आपके बाहर पैर पसारे हुए है, किसी भी टाइम आ सकती है, सब न आपदा से एक साथ होके लड़ना है। कुछ लोग का ये स्कैंडल है, समझ में नहीं आ रहा। जैसे पेट्रोल की बात कर लिया, पेट्रोल डीजल की, पेट्रोल डीजल एक हफ्ते के अंदर दोबारा से और बढ़ा दिया, 90 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे करके दूसरे तीसरे दिन बढ़ा दें। वो बढ़ा हुआ रेट आपको दिखता नहीं है, मीडिया आवाज नहीं उठाती है, क्योंकि मीडिया इनके पास एक
पट्टा पैर के गुलाम हो रखी है। अब जो तेल बढ़ता है उसका कारण मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारे यहाँ तो तेल बढ़ रहा है, तेल बढ़ कर सरकार उसकी पूर्ति कर रही है। जो अभी अभी ये 5 चुनाव लड़े हैं, 5 चुनाव में जो खर्चा हुआ है सरकार उन चीजों को पूरा कर रही है। सोचने समझने की बात यह है, अभी 1 महीना पहले चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में यही हमारे देश का प्रधानमंत्री साहब ये कह रहा था चिल्ला चिल्ला के, देश के अंदर गैस पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। वही जहां जहां चुनाव थे वहीं एक बिगुल फूंका जाता था कि आप लोगों को हर महीने सरकार की तरफ से एक सिलेंडर मिलेगा। यहां तक अमित शाह ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कही थी, असम के अंदर हर घर के अंदर भैंस देंगे, गाय देंगे, डेयरी करवाएंगे। लेकिन वे बातें चुनाव तक ही चुनावी मुद्दा रहती है और जनता इतनी भोली है बेचारी, पता नहीं इतने जल्दी कैसे भूल जाती इन चीजों को। जब 1 महीना पहले गैस पेट्रोल डीजल की कमी नहीं थी चुनाव से पहले, अब अचानक से वो कमी कैसे होगी? हालांकि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है प्रधानमंत्री साहब का मित्र दोस्त अडानी, क्योंकि अडानी डायरेक्ट रसिया से पेट्रोल और डीजल ले रहा है, उसको सप्लाई करके वो बेच रहा है। ये जो ड्यूटी टैक्स बढ़ाया जा रहा है इस टाइम पे, बार बार तेल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उसका सीधा सीधा बेनिफिट अगर किसी को हो रहा है तो अडानी साहब को हो रहा है। कमी दिखाई जा रही है, कमी दिखा के ये बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज पे जोर दे दिया है बहुत ज्यादा कि डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं इनका प्रयोग ना करो। हमारी कई मुख्यमंत्री भी, कई MP MLA भी एक चीज का प्रचार कर रहे हैं कि बिजली वाली गाड़ी लाओ, बिजली वाली इलेक्ट्रॉनिक कार लेके आओ, सपोज करो इनकी बातों में आके अब आप इलेक्ट्रॉनिक कार ले आए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कार लेने के लिए जाओगे मार्केट में दोबारा से पैसा आ जाएगा सरकार के पास, कंपनियों के पास जाएगा, कंपनियों से सरकार के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कार, इनकी बातें मानकर मान लो हर दूसरा तीसरा इंसान इलेक्ट्रॉनिक कार ले आया। अब इलेक्ट्रॉनिक कार को भी चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी। बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए सोलर सिस्टम और ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब सोलर प्लांट और ज्यादा लगाने पड़ेंगे तो उसके कारण हमारे यहाँ पे गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। गर्मी और ज्यादा बढ़ने के कारण हम वैसे ही तबाह होने वाले हैं। अब की बार गर्मी का भी ये बताया जा रहा है कि टेम्परेचर 55 तक जा सकता है। मतलब जो भी चीजें आप लेके आते हो, नॉर्मली बात हो, उसके इफेक्ट तो होते ही होते हैं। अगर उसका बेनिफिट होता है इफेक्ट भी होते हैं। दूसरी बात, हर घर के अंदर डीजल और पेट्रोल की गाड़ी तो है, अब एक गाड़ी करवा देंगे ये इलेक्ट्रॉनिक भी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जैसे आप लोगे उसके बाद हो सकता है ये कोई नया रूल ले आए, उसके बाद ये कोई नई बात ले आए। सोचने की बात ये है, यानी कि सरकार आपको जैसे जैसे घुमा रही है, आप सरकार के तरीकों से चल रहे हो। सरकार ने विरोध करवाना है तो सरकार आपको एक बोटी फेंक देती है, आप उसके पीछे लगे रहते हो। आज तक सरकार का कोई तोड़ हम ढूंढ नहीं पाए हैं। हमारा काम सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया देना है। वे हमें नचा रहे हैं, हम नाचते जा रहे हैं। इन बातों को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन कामयाब हो जाओगे। जो मेरे भाई जो अब भी अंधभगत बने बैठे उनको इतना ही कहना चाहूंगा, ये इस वक्त आंखें खोलने का समय है। जब एक प्रधानमंत्री ये कहने लग रहा है स्थिति बहुत भयंकर हो रही है, अगर कंट्रोल नहीं किया हम सब फंसेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये स्थिति पैदा करने वाला है कौन? स्थिति पैदा करने वाला है हमारे देश का राजा साहब। हमारे देश के जितने भी ये सरकार है उनकी ऐश अमीरी, आराम, मौज मस्ती, इन्होंने देश का भट्ठा गोल कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है चुनावों के कारण। चुनाव में जो एक चुनाव जीतने के लिए जो शाम दाम दंड भेद इतना पैसा लगा दिया जाता है, जैसे कि बांग्लादेश में एक वो मुस्लिम था, नाम तो मेरे दिमाग में नहीं है, जिन्होंने ये कहा था यहाँ भी बाबरी मस्जिद बनाएंगे बंगाल के अंदर। उस मुस्लिम को स्वयं उसकी वीडियो वायरल हुई थी, 1000 करोड़ रुपए ये भाषण देने के लिए स्पेशल दिए गए थे। अब आप एक बात सोच के देखो, एक स्पीच के लिए एक आदमी को 1000 करोड़ रुपया दे दिया जाता है चुनाव जीतने के लिए। जितने पत्रकार उनको खरीदने के लिए कितने पैसे दिए होंगे, जितनी मीडिया है उनको खरीदने के लिए कितने पैसे दिए जाते होंगे, जितने भी विपक्षी जो नेता मंत्री हैं उनको खरीदने के लिए कितने पैसे दिए जाते होंगे। अब आप ये सोच के देखो, आपकी और हमारी सोच से काफी परे ये चीजें हैं कि इतना जो पैसा होता है वो खाली चुनाव में उपयोग होता है। देश जाओ भाड़ में, देश का भट्ठा काल बैठता आज बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं। अगर आप इनकी वो देखोगे व्हाइट मनी, एक एक नेता मंत्री की 50-50 हजार करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए, ये ऐसे ऐसे इनके पास हैं। दो ना भाई कुर्बानी,
देश को जरूरत है ऐसे ऐसे नेताओं की जिनके 80-80 हजार करोड़ रुपए खुद सरकार बताती है, सरकार ने घोषणा कर रखी है। बंगाल का जो अब सीएम साहब बताया 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया था इसका। अब वे 80,000 करोड़ रुपए वहां ईडी भेजो ना, ईडी भेज के 80,000 करोड़ रुपए नगद निकलवाओ और दो देश के लिए राहत कोष में इस टाइम देश को जरूरत है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने हजारों नेता हैं, उनके पैसे निकलवाओ ना भाई। उनके पैसों से देश की जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है उसको पूरा करो। आम जनता को बार बार क्यों मारते हो? आम जनता ही क्यों पिसती है? आम जनता ही हर बार कुर्बानी क्यों दे? इतने मूर्ख लोग हो रहे हैं, एक बात को नहीं समझ रहे। मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी, उस चीज पे भी विरोध कर रहे। महाराष्ट्र के अंदर एक किसान 1262 किलो प्याज बेचने जाता है, उसका प्याज की जो मंडी की तरफ से रेट मिला वो मिला 1262 रुपये ही। अच्छा, मंडी का खर्चा हो गया 1263 रुपये, यानी कि 1 रुपया प्याज भी करते दिया, 1 रुपया भी करते देना पड़ा। ऊपर से वो प्याज न मंडी में लेकर गया, उसका किराया, उसका तेल पानी, उसका खर्चा। उसने अपने खेत में जो मेहनत करी, अपने खेत में उसने जो पानी दिया, खाद बीज दवाई, उसका खर्चा। भारत कृषि प्रधान देश है जिसके अंदर 85% आदमी कृषि से प्रभावित हैं, कृषि से ही कमाते खाते हैं। उनके ये हालात हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखता। उनका छोटा कर्जा उसको कोई माफ नहीं करता। यहाँ बड़े बड़े अंबानी अडानियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इन मुद्दों पर बोलते हैं तो हमें कांग्रेसी बोला जाता है। भाई हम कांग्रेसी नहीं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ वो आदमी हैं जो देश के लिए, देश की उन्नति के लिए आवाज उठाते हैं। आप लोगों को वो आवाज गलत लगती है तो गुलाम आप हो, हमने। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप सबके काम आएगी। जरूर से जरूर अपने घर में अपनी मम्मी पापा दादा दादी को ये वीडियो जरूर सुनाना, ताकि आप अपना काबू साचा जरूर कर लियो भाई। घर में क्यों 5-5 10-10 लाख रुपये किसी को हो अपने नगद राखियो, स्थिति का पता नहीं हो यार। बैंक भाजते भी टाइम न लग गया, अगर आप लोग आगे शामी भाज भी लिए कई बैंक। ध्यान रखना इन बातों का। मैं वही बात बताता हूँ जो आगे होना है। आप लोगों को अच्छी नहीं लगती वो कोई दिक्कत नहीं। सभी को राम राम, जय हिंद।